नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूं जनरल साइंस के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ का सीरीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये जनरल साइंस का। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जीएस से संबंधित हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिंदी से भी संबंधित सारे सीरीज़ देख सकते हैं आरओ एआरओ के लिए भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें पूछा गया है दोस्तों, ये पहला सवाल है। यहाँ पर कथन ए लिखा है और यहाँ पर लिखा है कारण आर। अब दोनों को पढ़ेंगे, फिर कौन सा सही है कौन सा गलत, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ए में लिखा हुआ है कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। दूसरा है यानी आर है, इसमें दिया गया है, इसका कारण दिया गया है। यानी इसमें कहा गया है कि तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। अब हम लोग को ये नहीं पता है कि उत्तर आखिर कौन सा सही है कौन सा गलत। अब इसके उत्तर को जानने की कोशिश दोस्तों हम लोग करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सत्य है तथा आर असत्य है। ठीक, अब यहाँ आते हैं पीछे। ए सत्य यानी कि जो ए लिखा हुआ वो बात सही है, और आर यानी जो इसमें इसका कारण बताया जा रहा है ये चीज़ गलत है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, यानी ये सही है, लेकिन इसमें अगर आप ये कहो कि क्या इसका कारण जो आर में लिखा है ये सही है, तो ऐसा नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। मेलाटोनिन निद्रा और जगाने की क्रिया को नियंत्रित करने वाला हार्मोन होता है। यह केवल रात में ही निकलता है। मेलाटोनिन मानव मस्तिष्क में दोनों कानों के बीच पीनियल ग्लैंड से थोड़ी मात्रा में निकलता रहता है और बाद में रक्त में मिल जाता है। पीनियल ग्लैंड सीधे आंख से जुड़ी होती है। इस ग्रंथि पर प्रकाश तथा अंधकार का सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे शाम होती जाती है मेलाटोनिन का शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो ये था, इसको हम लोग रात का हार्मोन या फिर अंधेरे का हार्मोन भी कहते हैं। किस चीज़ को? तो मेलाटोनिन, जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वानस्पतिक प्रसारण के लिए। ठीक है, तो पौधों में गुटी लगाना कृत्रिम कायिक प्रावधान की एक तकनीकी है जो कि वनस्पतिक प्रसारण हेतु किया जाता है। इसमें मूल पौधे से जुड़े रहने के दौरान हवाई तनों में जड़ों को विकसित होने दिया जाता है। वर्षा ऋतु में इसका इस्तेमाल नींबू, संतरा, अमरूद तथा लीची आदि के विकास के लिए किया जाता है। अगला सवाल, इसमें पूछा गया है तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिनोलियम फ्लेवोनाइड्स। ठीक है, तो ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तुलसी एक औषधीय पौधा है। इसमें महत्वपूर्ण यानी कि फाइटो रसायन पाए जाते हैं जो अपने अपराधानाशी तथा प्रति ऑक्सीकारक गुण के कारण विभिन्न गंभीर रोगों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुलसी के पत्ते के अक्र में फ्लेवोनाइड, स्पोनिन, ग्लाइकोसाइड और फिनॉल आदि उपस्थित होते हैं जो इसके औषधीय गुणों में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या उपस्थित होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया। अगला सवाल है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, ये पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, नहीं माफ़ करिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या पूछा गया, कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो इसका देखो उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर चारों सही है। यानी कि चुकंदर का जो सामने लिखा हुआ चीनी, ये भी सही है। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा है शहद, तो इसमें इसके सामने क्या लिखा है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये भी सही है। और कपास का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, सेल्यूलोज, ये भी सही है। और दूध का है लैक्टोज, ये भी सही। यानी कि किस चीज़ में क्या चीज़ पाया जाता है इसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम माफ़ करिए नामक परजीवी से होता है। अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सर रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है,
तो ध्यान सुना दोस्तों कि सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया था कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनफिलीज मच्छर करती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। कौन? तो ये होता है फीमेल एनफिलीज, यानी इसे हिंदी में कह सकते हैं मादा एनफिलीज। ठीक है, अगला सवाल है सिलिकोसिस एक है। तो दोस्तों सिलिकोसिस क्या है? सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी फेफड़े संबंधित एक बीमारी है। ठीक है, तो सिलिकोसिस फेफड़ा संबंधी रोग है जो कि धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है। ठीक है, सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग हो जाता है। तो किस चीज़ के अपॉर्चुनिस्ट होता है? तो वो है दोस्तों सिलिका और धूल, इन सब जगहों पर ज़्यादा पाया जाता है। अगला सवाल है तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है किस चीज़ के बचाव के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रोहिणी, कुक्कर खांसी और टिटनेस से। ठीक है, तो ध्यान सुना दोस्तों कि रोहिणी, काली खांसी या फिर उसको कह सकते हैं कुक्कर खांसी तथा टिटनेस या धनुषकंटार से बचाव हेतु शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बात करेंगे। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें है कि वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है कौन से हार्मोन के द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एडीएच द्वारा। तो दोस्तों ध्यान सुनना कि पीयूष ग्रंथि से एडीएच हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन वृक्क से मूत्र की मात्रा के निस्तारण के नियंत्रण हेतु उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला सवाल है ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी AS74, यानी इसको कह सकते हैं आर्सेनिक 74। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान सुनना कि ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74 है और परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 है। तो किस चीज़ का पता लगाने के लिए? परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्का यानी खून का थक्का मालूम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है तथा जीवों जैसे पौधे और जंतुओं के अवशेषों का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैंने चारों चीज़ आपको बता दिया। ठीक है, अगला सवाल है, एक मिनट जाइए। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली जो मस्तिष्क के खतरनाक रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रोटीन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एमिलाइड प्रकाशक प्रोटीन। ठीक है, अगला सवाल है, एक मिनट जाइए, 1 मिनट। इसमें है 2 सूची दिया गया। ठीक है, तो ये बताना कैसे कैसे किसका संबंध किस चीज़ से है। तो यहाँ पर दिया गया दोस्तों मलेरिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी सही मिलान हो जाएगा पॉइंट नंबर 5, यानी कि एक मिनट जाइए, पॉइंट नंबर ए का हो जाएगा 5, यानी रक्त कोशिकाएं से। ठीक है, दूसरे में क्या है? फाइलेरिया। ठीक है, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों 4 से, यानी कि लसिका ग्रंथ से। सी में क्या दिया गया है? सी में दोस्तों दिया गया है एंसीफ्लाइटिस, यानी कि मस्तिष्क शोथ से संबंधित है। तो इसका संबंध हो जाएगा 2 से, यानी कि मस्तिष्क से। डी में है ल्यूकीमिया, इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों बोन मैरो से। कहाँ गया? नंबर 1 से, यानी बोन मैरो से। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, एक मिनट जाइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वाला, यानी कि अनुवंशिक रोग जो है दोस्तों, इसका संबंध क्षय रोग से नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या समझे आप कि ये सुमेलित नहीं है? इसका मतलब ACD ये कहीं ना कहीं अपने आप में सुमेलित होगा। यानी कि अगर हम बात करें स्वप्रतिरक्षित रोग, तो इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों संधिवात संधि शोथ से, और पामा रोग का संबंध हो जाएगा चिंचड़ी। ठीक है, इसी तरह मानसिक रोग का संबंध हो जाएगा मनोविदलता से। क्या हो जाएगा? मनोविदलता से। अच्छा, तो पॉइंट नंबर बी के बारे में थोड़ा बहुत बात हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा विस्तार से भी इसके बारे में बात हम लोग करेंगे। तो दोस्तों ध्यान सुनना कि क्षय रोग जो है, क्षय रोग ट्यूबरक्लोसिस को यक्षमा या तपेदिक नाम से भी जाना जाता है। पहले ध्यान सुनो जो दोस्तों, क्षय रोग क्या होता है? क्षय रोग इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्यूबरक्लोसिस, यानी कि TB। ठीक है, तो क्षय रोग को यक्षमा या तपेदिक नाम से भी जाना जाता है। तो 2 नाम है और भी जान लो। या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा होने वाला संक्रामक रोग है। इसमें रोगी को ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम का आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक,
अब आइए बात करेंगे अगले सवाल पर। यहाँ पर दो सूची दिया गया है। एक सूची में रेडियो समस्थानिक के नाम दिए गए हैं, दूसरे में दिया गया है निदानात्मक उपयोग, यानी कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। अभी हम लोगों ने बात किया इसका, लेकिन फिर भी हम बात इसका अच्छे से करेंगे। तो देखो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों वो है, एक मिनट जाइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में क्या दिया है, ऑर्सेनिक 74। इसका संबंध हो जाएगा 3 सैनिक की ट्यूमर से, यानी इसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। दूसरा क्या है, कोबाल्ट 60, इसका हो जाएगा दोस्तों पॉइंट नंबर 4 यानी कि कैंसर से। सी में क्या है, आयोडीन 131, इसका दोस्तों सही मेल हो जाएगा नंबर 1 से, यानी कि थायराइड ग्रंथि की सक्रियता से। ठीक है, और नंबर 4 में क्या है दोस्तों, एक मिनट जाइए, 1 मिनट, सोडियम 24, इसका संबंध दोस्तों हो जाएगा पॉइंट नंबर 2 यानी कि रक्त व्यतिक्रम से। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू का कारक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि H5N1। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ध्यान सुनना कि बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का प्रचलित नाम है, जो कि H5N1 नामक वायरस के कारण होता है। यह एक संक्रामक रोग है जो मुख्यतः पक्षियों को प्रभावित करता है। H5N1 वायरस मनुष्य को 2 तरह से प्रभावित कर सकता है, जैसे कि एक तो सीधे मुर्गियों से मनुष्यों में पहुंचकर, और दूसरा है किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंचकर। ठीक है, और इसकी जो अगर बात करें औषधि के बारे में तो वो है दोस्तों टेमी फ्लू। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें पूछा गया है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि जीवाणु से। ठीक है, इसमें ये पूछा गया दोस्तों, यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि मोतियाबिंद। ठीक है दोस्तों, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार है, तो इसको लास्ट तक देखो और इसका लाभ ले लो। ठीक है, इसमें है दोस्तों कि निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि, एक मिनट जाइए, डी यानी कि ट्रीपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि निद्रा रोग जो है ट्रीपेनोसोमा, अब जो लिखा है भाई उसको एक बार तुम भी खुद से पढ़ लेना, क्योंकि मैं जो तो बोल रहा हूँ लेकिन बोलने में हल्का हो सकता है, 19-20 का फ़र्क आ जाए, लेकिन जो लिखा है उस पर तो खुद भी ध्यान देना। तो ट्रीपेनोसोमा जो है एक कोशिकीय प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है। इसका वाहक जो होता है दोस्तों वो है सीसी मक्खी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल है एड्स का कारण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी यानी कि वायरस यानी कि विषाणु। ठीक है, तो HIV द्वारा अत्यंत घातक रोग एड्स होता है। अगर कभी ये पूछ ले कि HIV का फुल फॉर्म, तो काफ़ी लोग को मालूम होगा, लेकिन जान लो, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है, अगला सवाल है कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एस्टेरॉइड। ठीक है, तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का एस्टेरॉइड है या लिपिड का एक प्रकार है, और कोलेस्ट्रॉल मोम जैसा पदार्थ होता है या वसा का ही रूप है जो लीवर में पैदा होता है, और शरीर के सही ढंग से काम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी होता है। और शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से हृदय यानी हार्ट की धमनियों में रक्त प्रवाह में बाधा पड़ती है कहीं, और यही कारण होता है कहीं ना कहीं हार्ट अटैक का। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं कि अच्छा खाया करो, हेल्दी चीज़ें। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी यानी कि क्षय रोग। और क्षय रोग को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो ध्यान सुना दोस्तों कि पोलियो एक संक्रामक रोग है जो कि पोलियोमेलाइटिस विषाणु द्वारा होता है। रेबीज योम खसरा जो है ये भी विषाणु जन्य रोग है, जबकि क्षय रोग जो है दोस्तों एक संक्रामक रोग है जिसका कारण होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु। ठीक है, तो समझ में आ गया ये चारों के बारे में। इसमें पूछा क्या गया था, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया था, डी यानी कि क्षय रोग। ठीक है, और इनके बारे में भी बात हुआ, इनके बारे में भी बात हुआ, और इनके बारे में भी बात हो गया। अगला सवाल है, इसमें यह पूछा गया है कि शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रक्त क्षीणता। ठीक है, तो शरीर में लोहे यानी कि आयरन की कमी से रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया की बीमारी हो जाती है। और शरीर में लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता जो होती है दोस्तों 10 से 20 मिलीग्राम की होती है। इसको कई तरीके से आप अपने मतलब इसका स्रोत कई चीज़ें जैसे कि मांस, अंडे, फल
सब्जियां, अनाज, हरी सब्जी, ठीक है। और यह हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक होता है, ठीक है। अगला सवाल है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हेपेटाइटिस। तो ध्यान सुना दोस्तों कि हेपेटाइटिस भी एक संक्रामक रोग है जो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है या व्याधि के कारण लीवर में सूजन एवं जलन पैदा हो जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस हेपा डी एन वायरस परिवार का एक सदस्य है, ठीक है। तो क्या होता है उसमें, लीवर फूल जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि झूठ कंठ, यानी कि फॉल स्मट जो में पाया जाने वाला रोग। तो ये दोस्तों गलत है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों मिथ्याकर्ण अथवा झूठ, माफ करिए मिथ्याकर्ण नहीं, मिथ्याकर्ण अथवा झूठ कंठ यानी कि फॉल्स सम्मट धान की फसल का कवक जनित रोग है, ना कि जौ का। तो यहाँ पर होना चाहिए था धान, ना कि जौ। तो दोस्तों ये धान की फसल का कवक जनित रोग होता है, ना कि जौ का, ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट नंबर सी है ये कथन सही नहीं था, जबकि ए बी डी ये तीनों कथन, ए बी डी ये तीनों कथन अपने आप में सही है। यानी कि गेरुई गेहूं में पाया जाने वाला रोग है जो कि नंबर ए में लिखा हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये गलत है, यहाँ पे धान होना चाहिए था, ठीक है। अगला सवाल है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि जिंक, ठीक है। तो ध्यान देना, जिंक एक लघु मात्रा पोषक तत्व है जिसकी पौधों को बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इस तत्व की कमी से पौधों की पत्तियां छोटी रह जाती हैं और पौधे बौने रह जाते हैं तथा पौधे की नई पत्तियां व पत्तियों में शीर्ष लगभग सफ़ेद सी हो जाती है, ठीक है। अब इसमें ये पूछा गया दोस्तों इस सवाल में कि एबोला वायरस का नाम लिया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक नदी के नाम से, ठीक है। तो इस रोग की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1976 में एबोला नदी जो कि कांगो अफ्रीका महाद्वीप के पास स्थित है, इसी कारण इसका नाम एबोला पड़ा। एबोला एक ऐसा रोग है जो मरीज के संपर्क से आने से फैलता है। मरीज के पसीने, मरीज के खून या श्वास से बचकर रहना चाहिए, ठीक है। इसके चपेट में आने से टाइफाइड, कॉलरा बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है, बाल भी झड़ने लगते हैं, नसों से मांसपेशियों में खून उतर जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।